गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पार्ट 8 पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर में, जिसका नाम है पुरस्कार। तो बच्चों, ये पुरस्कार कहानी श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। इस कहानी में प्रसाद जी ने एक कृषक कन्या के देश प्रेम और उसके त्याग और बलिदान को दर्शाया है कि किसान की वो कन्या है और अपने देश प्रेम के लिए वो कितना त्याग करती है, कितना बलिदान करती है। और इस पाठ के माध्यम से बच्चों, लेखक ने बच्चों को या बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना को विकसित करने की कोशिश की है। इस पाठ में बच्चों एक ऐसा देश है कौशल। इस पाठ के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता दें कि क्या, फिर आगे हम उसको पढ़ते हैं। एक देश है कौशल। तो कौशल में एक दिन वहाँ के राजा अपने ही प्रजा की किसी जमीन को खुद किसान बन करके और उसको जो है उस वहाँ पर हल चलाते थे। तो जिस दिन वो किसी किसान के खेत में हल चलाते थे, एक दिन, उस दिन को वहाँ पर एक उत्सव की तरह से मनाया जाता था। और जिस किसान का खेत लिया जाता था, उस किसान को इसके बदले में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं राजा के द्वारा दी जाती थी। तो ये पाठ है। तो आइए पढ़ते हैं कि इस पाठ में क्या है। तो चलिए पाठ में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसा उस समय का वातावरण था जब इस उत्सव के बारे में बताया जा रहा है। तो पहला अध्याय है, मतलब पहला पार्ट है इसमें, कि आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे हैं। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। ये उस समय वहाँ पर किस तरह का वातावरण है, इसके बारे में बता रहे हैं कि जब राजा किसी किसान के खेत में हल चलाने जा रहे हैं, तो उस समय का किस प्रकार का वहाँ का वातावरण है और कैसा वहाँ का जो मौसम है, ये बता रहे हैं कि काले काले बादल घुमड़ रहे हैं और पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि में है, उसमें से मिट्टी की सुगंध उठ रही है और बहुत सारे रथ हैं, हाथी हैं, उनके मध्य से महाराज की सवारी बढ़ती हुई आ रही है। मतलब महाराज उस खेत की ओर आ रहे हैं, बाजे बज रहे हैं और लोग जो है उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो ये कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। कौशल में इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। एक दिन के लिए महाराज किसान बनकर के इंद्रदेव की पूजा कर हल जोतते थे। एक दिन के लिए महाराज किसान बनते थे और इंद्रदेव की पूजा के बाद उस जमीन में, उस भूमि में हल चलाते थे। दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार उत्सव में भाग लेते थे और जिस दिन ये उत्सव होता था, उस दिन और अन्य राज्यों के युवक राजकुमार इस उत्सव में भाग लेने आते थे, मतलब उन्हें आमंत्रण दिया जाता था। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा उत्सव देख रहा था। मगध बच्चों एक राज्य है, तो वहाँ का राजकुमार अरुण भी इस उत्सव को देखने के लिए आया था और वो भी अपने रथ पर बैठ करके उत्सव को देख रहा था। आगे देखिए क्या है कि जब उत्सव की तैयारी हो रही है, राजा खेत की तरफ आ रहे हैं खेत में हल जोतने के लिए, तब इनके ये स्वागत की बात थी। अब देखिए बच्चों कि अब वो खेत के पास आ गए हैं, तो बीजों का थाल लिए खेत की मालकिन कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। जिस खेत पर आज राजा को हल चलाना था, उस खेत की जो मालकिन थी, उसका नाम था मधुलिका। तो जिसका खेत होता था, उसी को यह अवसर मिलता था कि वो बीजों की थाली लेकर के खड़ा हो और राजा उसमें से बीज लेकर के खेतों में डालें और उसमें हल चलाएं। तो आज ये अवसर किसको मिला था? मधुलिका को, क्योंकि आज महाराज मधुलिका के ही खेत में हल चलाने जा रहे थे। तो सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण देख रहा था मधुलिका का भोला सौंदर्य। सभी लोग राजकुमार अरुण को देख रहे थे, उनका हल चलाना देख रहे थे। सभी लोग जो है मधुलिका
राजा को जो देख रहे थे कि राजा किस तरह से हल चला रहे हैं, उत्सव में सब लोग सम्मिलित थे। लेकिन जो मगध का राजकुमार अरुण था वो मधुलिका की ओर बहुत ध्यान से देख रहा था, मधुलिका के सौंदर्य को देख रहा था। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया, थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। जब उत्सव समाप्त हो गया तो महाराज ने मधुलिका को उस खेत का पुरस्कार दिया और उस पुरस्कार में उन्होंने मधुलिका को थाल में स्वर्ण की मुद्राएं दी। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर निछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका ने वो थाली स्वर्ण की ली और उसमें जो भी स्वर्ण मुद्राएं थीं उसको राजा के ऊपर बिखेर दिया। मधुलिका ने कहा कि देव, मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। ये जो भूमि थी ये मधुलिका के पूर्वजों की भूमि थी। तो मधुलिका ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों की भूमि को बेचना मेरे लिए ये अपराध है, तब उसको देना और उसके बदले में कुछ पैसा लेना ये बेचना ही तो हुआ। तो इसलिए उसने उसको उन स्वर्ण मुद्राओं को नहीं लिया। फिर वृद्ध मंत्री ने कहा, अबोध क्या कह रही है, राजा की कृपा का तिरस्कार? महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मंत्री की यह एकमात्र कन्या मधुलिका है। जब मधुलिका ने इसको लेने से इनकार किया तो जो मंत्री थे राजा के वो उससे मधुलिका से कहते हैं कि अरे अबोध कन्या, राजा ने तुम्हारे पर इतनी बड़ी कृपा की, इतना सारी स्वर्ण मुद्राएं दी हैं और तुम इसका तिरस्कार कर रही हो। तो फिर महाराज संकेत करके पूछते हैं उसके बारे में कि मधुलिका कौन है। तो संकेत से पूछते हैं मंत्री से। तब मंत्री राजा को बता रहे हैं कि महाराज, वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मंत्री की एकमात्र कन्या है। वाराणसी के युद्ध के वीर थे, वो वीर सिपाही थे सिंहमित्र, उनकी एकमात्र कन्या ये मधुलिका थी। नियम के अनुसार हम उस भूमि का चौगुना मूल्य दे रहे हैं। मंत्री ने बताया कि ये वाराणसी के वीर सिंह मंत्री की कन्या मधुलिका है। और जो कि नियम ये था कि राजा जिस कृषक की भूमि में हल चलाते थे तो उस भूमि का जो दाम होता था उसका 4 गुना मूल्य उस व्यक्ति को दे दिया जाता था, ताकि वो उससे अपना और कोई काम, अपनी जीविका अर्जन कर सके। तो वही मधुलिका को भी दिया जा रहा था। मधुलिका की भूमि का जो मूल्य था उसका 4 गुना मूल्य, यानी कि वो स्वर्ण मुद्राएं उसको दी जा रही थी। तो जो मंत्री हैं वो राजा को इसको ये बात बता रहे हैं कि ये सिंह मंत्री की कन्या है मधुलिका, और नियम के अनुसार हम इसे भूमि का 4 गुना मूल्य दे रहे हैं। फिर महाराज चुप रहे। ये सुन के, मंत्री की इस बात को सुनकर के महाराज चुप रहे। सभा विसर्जित हो गई। विसर्जित का मतलब समाप्त होना, खत्म होना, यानी कि सभा अब खत्म हो गई। सब अपने अपने शिविर में लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। उत्सव समाप्त होने के बाद सभा समाप्त हो गई और सभी लोग अपने अपने शिविर में, जहाँ उनके आराम के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, वहाँ पर लोग जाकर के बैठ गए, चले गए मतलब। और मधुलिका एक पेड़ की छाया में चुपचाप बैठी थी। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग नहीं लिया। जब रात्रि का उत्सव हुआ, ये काम तो दिन में हुआ था और रात में उत्सव होता था, जिसमें कि जो भी मेहमान आते थे उनके नाश्ते पानी की व्यवस्था होती थी और भी कई कार्यक्रम होते थे। तो रात्रि के उत्सव में अरुण ने भाग नहीं लिया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, अरुण को नींद नहीं आ रही थी। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे थे। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। वो तो जो अरुण था वो रात्रि के उत्सव में नहीं गया और टहलते हुए वहां पर गया जहां पर मधुलिका पेड़ के नीचे सो रही थी। तो अचानक वहां पर जब अरुण पहुंचता है तो मधुलिका उससे पूछती, कौन? मधुलिका ने चौंक कर पूछा, कौन? तो अरुण कहता है, देवी, मैं मगध का राजकुमार। अरुण कहता है, देवी, मैं मगध का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ।
मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। मगध का राजकुमार जो अरुण है वो मधुलिका से कहता है कि मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, मेरे हृदय में तुम्हारी छवि बन गई है और मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। मतलब वो उसको इसकी तारीफ में कहता है और एक तरह से उससे प्रणय निवेदन करता है और कहता है कि मैं कौशल की भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। जो भूमि मधुलिका ने राजा को दे दी थी, तो अब मधुलिका के पास कोई ज़मीन नहीं थी, कोई भूमि नहीं थी जिसमें वो खेती करती, और उसके बदले में जो पैसा दिया गया था जीवन चलाने के लिए, स्वर्ण मुद्राएं, वो भी मधुलिका ने नहीं ली थी। महाराज के ऊपर न्यौछावर करके उसको लुटा दिया था। तो इसी पर वो कौशल नरेश वो कहता है मगध का राजकुमार अरुण कि वो कौशल नरेश से उसकी भूमि को दिलवा देगा। फिर मधुलिका कहती नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती। मतलब मधुलिका उससे कहती है कि राष्ट्र का जो नियम है कि जिस किसान की भूमि ली जाती है तो राजा उसको उसमें हल चलाते हैं, इसके बाद वो जो भूमि है वो राजा की भूमि हो जाती है। तो इसी पर वो कहती है मधुलिका कि मैं राष्ट्र का नियम नहीं बदलना चाहती हूँ, चाहे मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो। मधुलिका उठकर वहाँ से चली जाती है और राजकुमार लौट जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। कल हम लोग पुरस्कार में आगे का पाठ पढ़ेंगे। इतना पाठ आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो कल हम लोग इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।